पिछले जो 10-12 सालों से जितनी तेज़ी से मॉडर्नाइजेशन, इंडियन गवर्नमेंट का जितना मॉडर्नाइजेशन एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात हो रही है, या आत्मनिर्भर भारत के तहत अपनी आप टेक्नोलॉजी डेवलप करना, कॉम्पोनेंट्स ज़रूर, मेरा लास्ट पॉडकास्ट में भी बात ये हुई थी, कॉम्पोनेंट्स ज़रूर हम कहीं ना कहीं से हम आउटसोर्स करके कुछ ना कुछ मंगा लेते हैं, लेकिन मोटा समझ ये है कि भाई अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी। सर आपसे ये सवाल करूँगी कि क्या एंटिसिपेट किया था कि ईरान से ये जो युद्ध है यूएस और इजराइल का वो इतना लंबा चलने वाला है, पहला। दूसरा, क्या यूएस ने और इजराइल ने अंडर एस्टिमेट किया ईरान को अटैक करने से पहले? तो ये कह सकते हैं आप कि युद्ध थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो अंडर एस्टिमेट हुआ है। एक्चुअली मेरा अपना जो अनुमान था जब युद्ध शुरू हुआ तब ये था कि ये जल्दी से ख़त्म नहीं होने वाला है, और अगर किसी ने कहा हो कि ये 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा तो शायद वो उन्होंने इसके बारे में पूरा सोचा नहीं था, क्योंकि ईरान पहले तो एक बहुत बड़ा देश है, इतना छोटा देश नहीं है। ये वेनेजुएला नहीं है, ये क्यूबा नहीं है, ये ग्रीनलैंड नहीं है, ये एक विशाल देश है, खाड़ी का देश है, जिसमें 93 मिलियन पीपल है, 9.3 करोड़ पीपल, और ये इनका जो जनसंख्या है वो भी काफ़ी बड़ी है। एक तरफ आप देखें लेफ़्ट साइड पे, वेस्टर्न साइड पे, तो ज़ाग्रोस माउंटेंस है, वो भी एक इनपेनिट्रेबल बैरियर है। ईस्टर्न साइड से देखें तो वहाँ पर पाकिस्तान है, जो कि इतना आसानी से किसी का साथ नहीं दे सकता है, वहाँ पर भी शिया है, उनको भी देखना है अपना हित। तो जो भी इनको करना है वो एरियल माध्यम से करना है, जो कि एयर डोमिनेशन से किया है। मगर एयर डोमिनेशन से आप कुछ हद तक कर सकते हो, आप एयरफोर्स का नष्ट कर दोगे, आप नेवी का नष्ट कर दोगे। एयर डोमिनेशन से आप कुछ हद तक काम कर सकते हो, जैसे कि एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय किया, नेवी को डिस्ट्रॉय किया, कुछ मिसाइल स्टोरेज साइट्स को डिस्ट्रॉय किया, जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो है, GBU बॉम्ब्स USA के पास, उससे माउंटेन्स को पेनिट्रेट करके स्टोरेज फैसिलिटीज़ 40 मीटर 60 मीटर तक, डिपेंडिंग ऑन कंक्रीट है या ग्रेनाइट है, तो उतना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आप। ये सब करने के बाद भी आप ईरान की जो तमाम क्षमता है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। उनके पास अभी भी काफ़ी मात्रा में चीज़ें हैं। तो इसीलिए मुझे तो आश्चर्य नहीं लग रहा है कि ये जो युद्ध है वो आज 24 दिन हुए हैं। तो अगर किसी ने माना हो कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 3 दिन में, तो मुझे लगता है कि थोड़ा ये अनुमान लगाने में हो सकता है कि जल्दबाजी की हो या पूरा देखा ना हो। दूसरी बात कि ईरान जो है वो हम भी एक हमारी एक संस्कृति की विरासत है भारतवर्ष की, तो ईरान की भी है। तो जो सिविलाइजेशनल स्टेट्स होते हैं वो कभी इतना आसानी से अपना सर नहीं झुकाते हैं। तो ये मानना भी ठीक नहीं है कि ईरान को अगर आपने 2 दिन 3 दिन गोला बारूद उनके ऊपर वर्षा की है तो वो सर झुका देंगे। आप देख ही रहे हो कि ईरान के जितने भी प्रवक्ता है, फ़ौज के हो चाहे सरकार के हो, वो एक ही बयान दे रहे हैं अभी कि हम ये जंग जो है ये आपने छेड़ी है, ये युद्ध तभी समाप्त होगा जब हम चाहें। तो ये तो ईरान जो है वो इतना जल्दी से मानने वाला नहीं है। वहाँ पर तो ये शहादत का जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसी पे आ रही थी कि वहाँ पे तो मार्टरडम माना जाता है कि अगर आपके जो सुप्रीम लीडर हैं तो उनको ऐसा कहीं लगा होगा कि अगर हम इनके सुप्रीम लीडर्स और जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, डिफेंस के, इंटेल के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, उनको अगर हम मार देंगे तो कहीं ना कहीं एक जो मोराल है, क्योंकि ऑलरेडी एक सिमरिंग एक प्रोटेस्ट चल रही है, काफ़ी पिछले साल भी थी, अभी भी थी, फिर इसराइल के साथ भी पिछले साल जो वॉर हुआ था उन सब चीज़, और जो पिछले साल इसराइल के साथ वॉर हुआ था उसमें जिस तरह से रवैया था उसको भी मुझे लगता है कि अंडर एस्टिमेट कर लिया। जिस तरह से ईरान का इस पूरे युद्ध में जो 12 दिन चला था, ईरान का जो रुख था उसको लेकर के भी उन्होंने सोच लिया कि ये अब उस लेवल पे नहीं खेल पाएंगे, और सुप्रीम लीडर भी मर गए हैं, और ये जो सिचुएशन हमने बनाई है बहुत एप्ट है। लेकिन एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं कि वहाँ ट्रूप्स भेजना चाहता है यूएस या इसराइल,
क्या एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं वहाँ पे? तख्ता पलट मुझे बहुत, क्योंकि जितना मेरी बात हुई है मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है इस वक्त कि तख्ता पलट कर पाएंगे। तो क्या चाहते हैं? तो किन सबसे पहले कंडीशन तो में? हमें ये समझना है कि जो एथना अशर शिया होते हैं, जिसको हम 12 शिया कहते हैं, ये जो कौम है शिया की, वो ये शहादत में काफ़ी मानते हैं। और आज भी आप देखते हैं कि जो ऑलमोस्ट 1300 साल से ज़्यादा समय बीत गया है, तो इमाम हुसैन बिन अली का जो कत्ल हुआ था उसके ऊपर शोक मनाते हैं आज की तारीख में भी। तो ये इनका एक पुराना सांस्कृतिक विरासत है, उनका कल्चर है, उनका रिलीजन है। और जितने भी इनके लीडर्स अभी तक मरे हैं वो उसके तुरंत बाद रिप्लेस भी हुए हैं। IRGC के लीडर्स भी मारे गए, अल-कुद्स फोर्स के भी मारे गए, बसीज के मारे गए, उनकी जो सुप्रीम उनके जो क्लरिक्स है, जो सुप्रीम लीडर थे वो मारे गए। मगर सभी के केस में आप देखेंगे तो रिप्लेसमेंट आते रहे हैं, एक कन्वेयर बेल्ट की तरह आते रहे हैं। और इनकी जो व्यवस्था है उसमें जो विलायत फ़कीह की जो व्यवस्था है सुप्रीम काउंसिल की वगैरह में, उसमें ये आते रहेंगे। और ये हो सकता है कि इज़राइल की दृष्टि में ये मकसद हो, इनका लक्ष्य ये हो कि यहाँ पर ऐसा वातावरण पैदा हो कि जिसमें रेजिम चेंज शायद हो सके, तो वो इज़राइल के हित में है। मगर अभी तक तो हुआ नहीं है। इज़राइल तो अभी भी ये कह रहा है कि हमने ये नहीं कहा था कि हम 1-2 दिन में रेजिम चेंज कर देंगे। हमने ये कहा था कि हम ऐसी परिस्थिति देखना चाहते हैं कि जिसमें अगर चांस है रेजिम चेंज का, तो वो एक माहौल पैदा हो जाएगा जिसमें शायद हो जाए। जहाँ तक US का सवाल है, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है इस वॉर में वो थोड़े अलग है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा ध्यान जो है वो न्यूक्लियर पे है, कि ईरान को कभी न्यूक्लियर वेपन हम नहीं अपनाने देंगे। और ईरान जो है वो जो खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको बंद करने की कोशिश कर रहा है, तो वो हम कभी नहीं होने देंगे। तो मकसद कुछ थोड़े अलग भी है, कुछ सिमिलर भी है। लास्ट ईयर के युद्ध में 12 दिन का जो युद्ध था उसमें ऐसा दावा किया गया था कि ईरान का जो न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। यदि उस वक्त डिस्ट्रॉय हो चुका था तो 1 साल के अंदर अंदर वो फिर से उभर के इतना आगे कैसे आ गया, ये प्रश्न रिसर्च करना पड़ेगा हमें। तो क्या उस वक्त डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, या हुआ था तो 1 साल में इतना आगे कैसे आ गया? तो जितने भी ये दावे हो रहे हैं दोनों साइड के, वो स्टडी करने पड़ेंगे, चाहे US के हो और इज़राइल के हो, चाहे ईरान का हो, हमें ये स्टडी करना पड़ेगा। ईरान के पास ये, हाँ बात सही है कि उनके पास 420 किलोग्राम यानी कि 900 कुछ पाउंड्स एनरिच्ड HEU हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि 60% का है। और उनके पास 22% का भी था, जो कि JCPOA जो हुआ जॉइंट प्लान फॉर एक्शन जो था पहले JCPOA 2015 में जो ओबामा की सरकार में हुआ था, उसके तहत 300 किलोग्राम जो लो एनरिच्ड यूरेनियम था ईरान के पास, वो उस वक्त उन्होंने रूस को स्टोरेज के लिए भेज दिया था। उसके बाद उसमें से कुछ मात्रा में रूस ने वापस भी दिया था। अब ईरान का कहना ये है कि उनको हक बनता है। आर्टिकल 4 ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो कि ईरान ने साइन की है, उसके तहत वो एंटाइटल्ड है कि वो सिविलियन और अदर यूजेस के लिए, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल एंड मेडिकल यूजेस के लिए एनरिचमेंट प्रोग्राम रख सकता है। जो उनके क्रिटिक्स है वो ये कह रहे हैं कि एनरिचमेंट अगर आप सिविलियन यूजेस के लिए कर रहे हो तो उसके लिए आप तो 60% एनरिचमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 60% जो है वो नियरली वेपन्स ग्रेड एनरिचमेंट कहा जाता है। ईरान में ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि हम 93 तक भी जा सकते हैं, हमारा हक बनता है। तो ये एक इनके बीच में तनाव हो गया है NPT के आधार पर भी। और हाँ, ये बात भी सही है कि अगर किसी ने NPT साइन किया है
इंडिया ने तो नहीं किया है, हमने पहले से ही नहीं किया है। हम समझदार थे कि इसमें तो एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। बावजूद इसके कि हमने 50s में और 60s में इनिशियली ये नॉन प्रोलिफरेशन के लिए बहुत मेहनत की थी, मगर जब चित्र साफ हो गया था कि ये जो स्थायी देश है वो अपने लिए पावर्स रिटेन करना चाहते हैं और डिस्क्रिमिनेशन से चलना चाहते हैं, तो हमने वो उस अफसाने को हमने एक ठीक मकाम पे छोड़ दिया था। तो ईरान ने जो है एनपीटी साइन किया है, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है एनपीटी के सिग्नेटरीज़ है वो तो डिमांड करते रहेंगे ईरान पे। एक नॉर्थ कोरिया का आप अलग से उदाहरण देख सकते हैं कि एक ही देश है कि जिसने एनपीटी साइन किया था और फिर एनपीटी छोड़ भी दिया, वो डीपीआर के, जिसको हम नॉर्थ कोरिया कहते हैं। 1993 में उन्होंने यूएन को बता दिया था कि हम एनपीटी को बता दिया था नोटिस दे के कि हम छोड़ रहे हैं, 3 महीने की नोटिस दे के, और 3 महीना ख़त्म होने का 1 दिन बाकी था, अगले दिन उन्होंने वो नोटिस विड्रॉ कर ली, एनपीटी के मेंबर बने रहे। 2003 में उन्होंने बगैर नोटिस एनपीटी को छोड़ दिया। लोगों ने उसको पूछा कि आपने नोटिस भी नहीं दिया एनपीटी के तहत जो देनी पड़ती है, तो उन्होंने कहा कि जो नोटिस पीरियड था वो तो हमने पहले दे दिया था ना, वो पूरा हमने ऑलमोस्ट जो 3 मंथ्स की नोटिस है। तो एक नॉर्थ कोरिया एक ही देश है कि जिन्होंने एनपीटी छोड़ दिया है, तो उसकी भी काफ़ी निंदा होती है जब वो अपने मिसाइल्स और न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। तो ईरान के केस में तो और भी वेस्टर्न कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, इसीलिए तो P5+1 के टॉक्स चले थे आज से 20 साल पहले, जिसमें परमानेंट मेंबर्स भी थे और जर्मनी भी इन्वॉल्व था। उसी की बातचीत से आगे 10 साल आप आगे ले जाओ तो 2015 में जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन जो JCPOA है वो फाइनलाइज हुआ था। अब ट्रंप साहब जब आए तब उन्होंने JCPOA को ख़त्म कर दिया, और JCPOA ख़त्म होने से फिर ये तनाव का वातावरण पैदा हो गया है। तो अगर भारत की दृष्टि से देखें तो हम तो मूल्य और सिद्धांत पे चलने वाले में से हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि जितने की दुनिया की जो दिक्कतें हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रश्न हैं, जितने भी मसले हैं, ये सब जो है वो बातचीत के ज़रिए से सुलझाया जा सकता है, जिसको उर्दू में कहेंगे मुज़ाकरात के मेज़ पे आओ, मैदान जंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन करेगा ये मीडिएट, कौन करेगा? क्योंकि यूएस तो हर बार हर चीज़ में उतर जाते कि मैंने मीडिएट करा, मैं मीडिएट करूँगा। वो तो अपना बिग ब्रदर कॉन्सेप्ट में अपने चोला पहन के हमेशा रेडी रहता है यूएस। तो मीडिएशन जो है, कौन मीडिएट करेगा? देखिए, मीडिएशन आइडियली स्पीकिंग जिसको हम कहते हैं, इसके लिए एक संगठन है, यूनाइटेड नेशंस तो है ही है। यूनाइटेड नेशंस में रिकन्सिलिएशन भी होता है, एनफोर्समेंट भी होता है, यूज़ ऑफ फोर्स भी होता है, जिसको हम मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं। तो प्रश्न तो ये उठता है कि आज यूनाइटेड नेशंस जो है वो काम क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? करेक्ट। तो काम इसलिए नहीं कर रहा है, बात मैं फिर से घुमा के वहीं ले जाऊंगा जो शुरुआत में आपको बताई थी, यूएस की बनाई हुई ये संस्थान, एक नॉर्मेटिव ऑर्डर जो है यूएन का, वो यूएस ने काफ़ी बड़े मात्रा में इसमें योगदान दिया था। यूएस अगर 1945 में अग्री नहीं करता तो आपका यूनाइटेड नेशंस नहीं बनता, आपको यूएन चार्टर नहीं मिलता। उसमें एक जो अंग्रेज़ी में कहते हैं फॉस्टियन बार्गेन हुआ था। बार्गेन ये था कि हम दुनिया को ये यूएन चार्टर देंगे, हम यूनाइटेड नेशंस देंगे, मगर रिटर्न में एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनेगी, उसमें स्थायी मेंबर्स होंगे, वीटो पावर होगा। तो वो बार्गेन जो था वो शुरुआत से ही थोड़ा इम्परफेक्ट था, जिसमें इनइक्वालिटी तो पहले से ही थी, और कहीं ना कहीं लेवरेज यूएस को मिला हुआ है उसमें। तो यूएस का लेवरेज तो हमेशा रहा ही है। पॉइंट अभी ये है कि 1945 की तुलना में अगर आज देखा जाए तो यूएस की शक्ति जो है वो अनचैलेंज नहीं है, उस वक़्त अनचैलेंज थी। फिर भी तो कोल्ड वॉर हो गया और चैलेंज हो गई, उसके बाद सोवियत यूनियन ने चैलेंज किया। 1945 के युद्ध के 2 साल के अंदर अंदर कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, वो जाके ख़त्म हुआ, वो तो 1991 में ख़त्म हुआ कोल्ड वॉर, ठीक है। उसके बाद यूनिपोलर डेकेड था, मगर उसके बाद तो चीन जो है 2001 में WTO में यूएस ही ले आया उसको। प्रेसिडेंट क्लिंटन और प्रेसिडेंट बुश के कार्यकाल में ही तो चीन जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट बुश 44, तो चीन को WTO में आपने मेंबरशिप दिलवाई। उसके बाद जो चीन है
वो तो उभर के दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में आ गया, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो यूएस का जो आज का पावर है वो अभी भी हाइपर पावर है, अभी भी नंबर 1 है। 45 की तुलना में, 1945 की तुलना में उस वक्त से आज थोड़ा कहते हैं कम है, यानी कि चैलेंज। अब यूएस की क्या अभी सोच है? यूएस की सोच ये है कि अगर यही धारा पे अगर हम चलने वाले हैं तो आज के 10 साल और 20 साल के बाद तो औरों की शक्तियाँ हमसे शायद कम रहेगी, मगर जो तुलना है वो तो चैलेंज करेंगे। तो अगर इसको रीसेट करना है तो क्यों ना आज ही कर लें। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये लॉजिक है कि मैं किस चीज़ का इंतज़ार करूं। अगर मैं 10 साल और इंतज़ार करूंगा, मैं नंबर 1 तो रहूंगा, मगर नंबर 2, 3, 4 जो है वो सारे उभरते हुए आ रहे हैं और वो हमें चैलेंज करेंगे। उस वक्त जो चैलेंज है वो और मेरे लिए मुश्किल रहेगी यूएस के लिए हैंडल करने की। तो वो इसलिए ये जो मैंने कहा आपको कि एम्पिरिकल ऑर्डर जिसको कहते हैं, उसमें अभी अपना जो बल है वो आजमा रहा है यूएस। एक रीसेट का बटन दबा रहा है कि तमाम दुनिया के साथ मैं बताऊंगा कि अब यूएस आपके साथ कैसे व्यवहार करेगा। अब भूल जाइए वो यूनाइटेड नेशंस, वो हमने, हमारी ही बदौलत है, वो हमने ही दी थी आपको। अब मैं इसको बदलना चाहता हूँ, आप लोगों ने हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। तो उनकी विचारधारा को भी समझना है।